बैक दिस इज एक एनर्जिंग यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है भाई, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बनने जा रही सीरीज कंपनी लॉ की चैप्टर नंबर 9 चालू करेंगे, जिसका नाम क्या है, शेयर्स। और चालू करने से पहले भाई बता दूं एक बार, अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किया तो फटाफट से जाइए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मिनिमम पेमेंट होगी आप व्हाट्सएप पे कर देना और आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोशिश करना भाई कॉल ना करें, क्योंकि ज्यादातर आप बिजी रहते हैं और आप भी बिजी रहते हो, तो इस वजह से व्हाट्सएप करो तो ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, हाँ जी। तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ जी, तो टॉपिक क्या है भाई, शेयर्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे भाई शेयर्स के बारे में, कि शेयर्स किस तरह के होते हैं, किस तरीके से इशू किए जाते हैं, किस तरीके से क्या बोलते हैं उसकी एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होती है, बायबैक शेयर को होते हैं, और उसके बाद बायबैक कैसे किया जाता है कंपनी के द्वारा। ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद भी अलग अलग तरह के शेयर होते हैं, जैसे बोनस शेयर हो गया, या फिर क्या बोलते हैं हम अलग अलग तरीके से शेयर इशू करते हैं, स्वेट शेयर इशू कर देते हैं। ठीक है, तो वो शेयर्स क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है भाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स का अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, जैसे अगर आपने गलती से 12वीं पास करी हो, ठीक है, मतलब गलती से ही करता है हर कोई, करना कौन चाहता है 12वीं। मैं तो अभी चाहता हूँ मैं 5वीं में चला जाऊँ, ABCD सीखूंगा, मतलब 5वीं तो फिर भी जमा घटा के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, मतलब छोटे बच्चे यार बड़ो आराम से मौज लो जिंदगी में, 12वीं पास करने के बाद टेंशन ही टेंशन चालू हो जाती है कमाने वमाने की, है नहीं भाई। हाँ जी, तो अगर गलती से आपने 12वीं पास करी हो तो 12वीं में सीखा होगा क्या चीज, जगह पता नहीं कहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही यहीं पे। ठीक है, हाँ 12वीं में आपने सीखा होगा, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे पहले होता है एप्लीकेशन, उसके बाद होती है अलॉटमेंट, उसके बाद होती है फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, इस तरीके से चलती रहती है आगे कॉल, फाइनल कॉल तक। ठीक है, हाँ जी। यानी कंपनी क्या करती है, एक बार अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि हम जो है ना वो शेयर इशू करने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। तो जो इंसान प्रोस्पेक्टस पढ़ता है वो बोलता है हाँ जी ये कंपनी तो अच्छी है, मेरे को इस कंपनी के क्या करने, शेयर खरीदने। ठीक है, तो वो अप्लाई करता है किसके लिए, शेयर के लिए। जो प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी ऑफर करती है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, क्या आप खरीदना चाहोगे, तो वो अप्लाई करता है किसके लिए, शेयर के लिए, इसलिए बोलते हैं इसे एप्लीकेशन। आसान, ठीक। इसके बाद कंपनी क्या करती है, उसे अलॉट करती है शेयर, यानी कंपनी के पास पैसा आ गया, एप्लीकेशन मनी आ गई, यानी जितना पैसा लेना था कंपनी को, कंपनी ने ले लिया एप्लीकेशन का पैसा, बाद में कंपनी करती है उसे अलॉट करती है शेयर, यानी शेयर को देती है उसे। आसान है, उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट। हाँ जी, तो उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं भाई, शेयर अलॉटमेंट होती क्या है या फिर अलॉटमेंट क्या होती है वो सीखेंगे। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कंपनी कैसे देगी शेयर, तो समझिए, इट इज द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, यानी जो कंपनी ने ऑफर दिया था, सामने वाले ने बोला कि हाँ भाई काउंटर ऑफर किया कि मैं खरीदना चाहता हूं शेयर आपके। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, अलॉट करती है उसे। कंपनी क्या करती है, अलॉट करती है। तो कंपनी के शेयर अलॉट करने का मतलब क्या है, कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि आप उनके शेयर होल्डर बन सकते हो। समझ में आया, कंपनी के अलॉटमेंट करने का मतलब क्या है, कंपनी ने आपकी मनी जो आपने एप्लीकेशन में पैसा भिजवाया था, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि आप उनके शेयर होल्डर क्या कर सकते हो, बन सकते हो। आसान है कि आप कंपनी के शेयर क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो उसके सबूत के तौर पे कंपनी क्या कर देती है, अलॉटमेंट करती है, यानी आपको वो शेयर प्रोवाइड कर देती है। आसान है, इट इज अ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू टेक शेयर्स। आसान है, कंपनी की एक्सेप्टेंस होती है एक तरीके से ये कि कंपनी ने क्या कर दिया, आपको शेयर होल्डर बना दिया। द शेयर offer are made on the company's application form if request is accepted in the it amount to be an allotment। मतलब कि बेसिकली क्या रहा है, जितना भी पैसा एप्लीकेशन पे आया था शेयर के बदले में, ठीक है, तो कंपनी ने अगर उस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लिया है, कंपनी कह रही है हाँ जी जो भी पैसा आया हमको मिल चुका है, तो कंपनी कर सकती है आपको अलॉटमेंट के तौर पे शेयर इशू कर सकती है। मतलब अपनी एक्सेप्टेंस के तौर पे कंपनी एक्सेप्ट करती है कि आप क्या बोलते हो, आप क्या बोलते शेयर होल्डर हो हमारे लिए, तो इस वजह से कंपनी कर सकती है आपको अलॉट कर सकती है आपके शेयर। सिंपल भाई, हाँ जी, चालू करते हैं। अब भाई कुछ रूल्स होते हैं शेयर अलॉटमेंट करने के टाइम पे, वो रूल्स पढ़ते हैं। बेसिकली बस दो ही हैं, पहला है जनरल प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट और दूसरी है स्टैट्यूटरी कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट। तो पहली है जनरल मतलब जनरल प्रिंसिपल्स, पहले क्या है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अलॉटमेंट और दूसरी है स्टैट्यूटरी कंडीशंस है थोड़ी सी, तो वो पढ़ेंगे। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, यानी जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीजें। पहला, अलॉटमेंट मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, जो अलॉटमेंट हम कर रहे हैं, जो शेयर हम लोगों को दे रहे हैं, वो प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा, मतलब कि उसकी एक्सेप्टेंस से करना पड़ेगा। यानी कि जो हम शेयर पब्लिक को इशू कर रहे हैं उसके लिए पहले हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी कि हम इतने शेयर इशू करना चाहते हैं, इतने शेयर अलॉट करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्टेंस देते हैं तब आप शेयर इशू कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो, वरना शेयर अलॉटमेंट नहीं होगी। ठीक है जी, हाँ जी, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करना पड़ेगा। अलॉटमेंट विद इन रीजनेबल टाइम, अलॉटमेंट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए। यानी जब क्या बोलते हैं इन्होंने क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टस इशू किया या फिर जब उन्होंने बताया तो उस टाइम से लगभग 2 महीने होता है, तो 2 महीने के अंदर क्या करनी पड़ेगी आपको, शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, अलॉटमेंट देनी पड़ेगी, मतलब शेयर अलॉट करने पड़ेंगे लोगों को। ठीक है, लगभग 2 महीने। तो क्या बोलते हैं आगे कहते हैं अलॉटमेंट विल बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल।
तो अलॉटमेंट जो होती है वो क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। हाँ, इससे पहले जो हमने एप्लीकेशन करी थी वो कंडीशनल हो सकती है। हम कह सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन आपको तब करी जाएगी, यानी आपको शेयर तब मिलेंगे जब आप मतलब जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो हमने क्या बोल रखा, अगर कोई भी इंसान अप्लाई करना चाहता है शेयर के लिए तो वो 3 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए जो भी अमाउंट होगा वो एक शेयर के पैसे कंपनी को प्रोवाइड करे। तो एप्लीकेशन जो है वो ऑफ मतलब की कंडीशन के साथ आ सकती है कि आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तब आप शेयर के लिए अप्लाई माने जाओगे कि आपने अप्लाई किया है, ठीक है। लेकिन जो अलॉटमेंट है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। अलॉटमेंट के साथ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपको शेयर तभी मिलेंगे जब आप ये करोगे या फिर वो करोगे, समझ में आया? तो अलॉटमेंट के साथ कोई कंडीशन नहीं हो सकती है, आप एप्लीकेशन के साथ कंडीशंस लगा सकते हो। आगे चलते हैं। बेसिकली अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो अलॉटमेंट है वो कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। आसान है, मतलब कि समझते हैं थोड़ा सा। अलॉटमेंट क्यों ज्यादा वेट हो दिया क्या? नहीं, ठीक है। हाँ जी, अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो ये कंपनी है, क्या ये एक कंपनी है, ठीक है, और ये है एक बंदा, क्या है, एक इंसान है। अच्छा, इसने कंपनी ने बोला कि आप हमारे शेयर खरीदना चाहते हो, इसने पैसे भिजवा दिए और बोलता है हाँ जी मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूं। तो कंपनी डायरेक्ट तो इसके घर पे पहुंचेगी नहीं, कंपनी ने शेयर दिए किसी एजेंट को। किसको दिए? एजेंट को। और क्या बोलते हैं, ये जो शेयर है इसको बोला कि एजेंट सर आप किसको दे देना, इस बंदे को अपने मतलब हमारी कंपनी के शेयर जो है वो अलॉट कर देना। सिंपल बात है, यानी कि जो अलॉटमेंट होनी चाहिए वो इस तक पहुंची होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इस तक पहुंचनी चाहिए। अगर मान लो अलॉटमेंट इस तक पहुंची नहीं, मतलब शेयर इस तक पहुंचे ही नहीं, अभी शेयर किसके पास है? एजेंट के पास है। और अभी ये बंदा चाहता है कि मैं इस कंपनी के शेयर ना खरीदूं, मतलब मैं चाहता हूं मेरे पैसे वापस मिल जाए, मैं खरीदना नहीं चाहता। तो क्या ये कर सकता है ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके पास अलॉटमेंट अभी तक पहुंची नहीं है। इसके पास पहुंचने से पहले ही अगर बंदा चाहता है कि मैं कंपनी से बोल दूं कि मेरे पैसे वापस करो, मेरे को शेयर नहीं खरीदने, तो ये कर सकता है। आसान है, इसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे और ये जो शेयर मतलब शेयर है ये वापस पहुंच जाएगा किसके पास? कंपनी के पास। कंपनी कैंसिल कर देगी जो उसका मन होगा। आसान है, या फिर इशू कर सकती है। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो क्या बोलते हैं इसने शेयर मांगे थे वो इस तक पहुंचने चाहिए। अगर इस तक नहीं पहुंचे तो उससे पहले ये कैंसिल करवा सकता है। अगर इस तक पहुंच गए हैं और फिर ये बाद में चाहता है कि भाई अभी ये शेयर नहीं खरीदना, तो कंपनी ऐसा नहीं करेगी, आपको किसी और को शेयर बेचने पड़ेंगे, उससे पैसा आप ले सकते हो, मगर कंपनी उसको कैंसिल नहीं करेगी। आसान भाई? हाँ जी। तो क्या कह रहा है भाई? हाँ जी, अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अलॉटमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, बताइए, मतलब उसके पास तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, शुक्र है। चलो फिर अगला आता है अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। यानी कि अलॉटमेंट ना केवल तभी करी जा सकती है, या फिर अलॉटमेंट केवल उन्हीं लोगों को करी जा सकती है जिन्होंने शेयर के लिए क्या किया हो? अप्लाई किया हो। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने शेयर इशू करे, मतलब इशू करना चाहता हूं, तो मैंने क्या भेजा? प्रोस्पेक्टस भेजा आपके पास, और आपने शेयर के लिए अप्लाई किया। अगर आपने शेयर के लिए अप्लाई किया है तो मैं केवल आपको ही दे सकता हूं, जो भी अलॉटमेंट या फिर जो शेयर दूंगा वो केवल आपको दूंगा, आपके किसी और फैमिली मेंबर को नहीं दे सकता, या फिर क्या बोलते हैं किसी और इंसान को नहीं दे सकता। एप्लीकेशन मतलब अलॉटमेंट केवल उसी को दी जाएगी जिसने क्या होगा? शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। जैसे कंपनी वाले कुछ होते हैं ना भाई, जैसे कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन के लिए जाती है तो वहां पे 90% शेयर क्या बोलते हैं? इशू करने होते हैं कंपनी को, ठीक है, 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है उन्हें। तो क्या कर देते हैं, लोगों ने अप्लाई किया है शेयर के लिए, हम उनको अलॉट करते नहीं है, हम अपने ही जो बंदे होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, उन्हीं को अलॉट कर देते हैं शेयर, जबकि उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो हम क्या करेंगे भाई? केवल उन्हीं को शेयर अलॉट कर सकते हैं जिन्होंने क्या किया होगा? अप्लाई किया होगा। आगे चलते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। हाँ जी, ये थी जनरल प्रिंसिपल्स थे जो आपको अलॉटमेंट के टाइम पे मानने पड़ेंगे। ये है स्टैट्यूटरी कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है भाई, जब आप शेयर अलॉट करने जा रहे लोगों को, पहली चीज, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो आपको याद है प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? नहीं जी, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को शेयर इशू कर नहीं सकती। तो फिर उस टाइम पे तो अलॉटमेंट की बात ही नहीं आई कि वो अलॉटमेंट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, हाँ जी। तो इसके केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत होती है पब्लिक कंपनी में। कंपनी यानी जो अगर कोई पब्लिक कंपनी है और वो चाहती है पब्लिक को शेयर इशू करना, तो उन्होंने अप्लाई भी मतलब कि लोगों ने अप्लाई भी किया हुआ शेयर के लिए, है ना भाई। तो जब लोगों ने अप्लाई किया तो वहां पे दो तरह की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। क्या आती हैं? हाँ जी, तो दो तरह की रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। शुरू करते हैं बराबर से। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी चाहती है मैं शेयर इशू करूं, तो वो दो तरीके से इशू कर सकती है। एक तो किसी बड़े क्या बोलते हैं हाउस ब्रोकर को, या फिर किसी कंपनी को इशू कर सकती है, या फिर म्यूचुअल फंड्स वालों को इशू कर सकती है, यानी बड़े हाउस को इशू कर सकती है प्राइवेट तौर पे कि भाई आप इतने % शेयर हमसे ले लो। ठीक है, हाँ जी। दूसरा हो सकता है कि आम जनता को, आम पब्लिक को इशू करना, जो कि ज्यादातर आप देखने को मिल जाएगा आपको, क्या बोलते हैं जो इशू होते हैं ज्यादातर। ठीक है, फिलहाल चालू करते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी को किसी प्राइवेट तौर पे उन्होंने अलॉटमेंट करी है, तो उस टाइम पे आप जो रूल यूज करोगे वो है सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट का।
2013 का। हाँ जी, सेक्शन 42 फॉलो किया जाएगा। अगर कोई प्राइवेटली अलॉटमेंट की जा रही है, यानी कि किसी हमने कोई पार्टनर था, उससे बोला भाई आप 1% 2% इस तरीके से हमारी कंपनी के शेयर ले लो, तो फिर अगर वो ले रहा है इस तरीके से हमारी कंपनी के शेयर, तो वहां पे है ना सेक्शन 42 फॉलो किया जाएगा। सिंपल बात है। हाँ जी, सेक्शन 42 अभी पढ़ना ही नहीं है हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, पब्लिक अलॉटमेंट। अगर हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं शेयर्स, ठीक है, और पब्लिक को अलॉटमेंट करने हैं आप शेयर, यानी हमने पब्लिक को इशू किया शेयर कि भाई आप हमारे शेयर लीजिए, और पब्लिक ने आराम से पैसा दे दिया हमें, और पब्लिक चाहती है कि अब उन्हें क्या हो, शेयर मिले, ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे पहले कैसे किया जाता है, अगर पब्लिक को अलॉटमेंट करना चाहते हैं शेयर, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस आपको इशू करना पड़ेगा, यानी हमको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोस्पेक्टस के अंदर बताना पड़ेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, यानी कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन लोगों को करना पड़ेगा, यानी कम से कम कितने शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे हमारी कंपनी के लिए, ठीक है। हाँ जी, जैसे होता नहीं लॉट्स में शेयर बिकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल, अच्छा वो कह रहा है सिंगल बिकते हैं सर सिंगल नहीं बिकते, जो आप सिंगल शेयर खरीदते हो, जैसे कई लोग हैं जीरोधा पे और ग्रो ऐप पे चलाने लग गए आजकल, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। हाँ जी, तो इस पे अगर आप सिंगल एक दो शेयर खरीदते हो ना, जो सर वो कंपनी से नहीं खरीदते, वो दूसरे क्या बोलते हैं सेलर होते हैं बैठे, जिन्होंने पहले से खरीद के रख रखे होते हैं अपने पास, वो सेल करते हैं तो आप खरीद लेते हो, कंपनी से नहीं खरीदते। अगर आप कंपनी से खरीद रहे हो, जैसे आईपीओ किसी का आता है तो आपको पता है लॉट्स में खरीदने पड़ते हैं आपको जितने भी शेयर होते हैं, मतलब कि स्टॉक बोलते हैं उसे बेसिकली, क्योंकि जब भी शेयर आते हैं ना ग्रुप में तो उसे बोल देते हैं स्टॉक, ठीक है। हाँ जी, तो जब एक सिंगल शेयर होता है तो उसे शेयर बोलते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप में बन जाते हैं तो उसे बोलते हैं लॉट्स, या फिर उसे बोलते हैं स्टॉक, कि हमने स्टॉक खरीदा है। और स्टॉक को हमेशा नंबर से नहीं काउंट किया जाता, उसको अमाउंट से काउंट किया जाता है। ये नहीं बोलते कि हमने 5 शेयर्स का एक लॉट खरीदा है, या फिर 75 शेयर, 5 का तो होता ही नहीं, 25 का होता है, 50 का होता है, 75 का होता है। तो ये नहीं बोलते कि हम 75 शेयर का क्या बोलते हैं एक लॉट खरीद रहे हैं या फिर वो खरीद रहे हैं, हम ये बोलते हैं 50,000 का लॉट है या फिर 50,000 का स्टॉक है, इस तरीके से बोलते हैं फिर जब हम स्टॉक में मतलब लॉट्स में खरीद लेते हैं, ठीक है। फिलहाल तो बात करते हैं, पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताना पड़ेगा आपको, कितना मिनिमम करना पड़ेगा, यानी मिनिमम कितने रुपए देने पड़ेंगे हमारी कंपनी का क्या करने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, आगे। और उसके बाद जो भी आपने बताया कि भाई हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक शेयर का मिनिमम अमाउंट ये भी है, ये भी बता दिया। जब आपने इशू किया ना, उसके 30 दिन का पास आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, और 30 दिन के अंदर आपके पास 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, बताया ना। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके पास 30 दिन के अंदर 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पूरा जो प्रोसेस है, पूरी के जो इशू ऑफ शेयर है, वो सारा का सारा कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी का कोई काम ही नहीं हो पाएगा अगर उसके पास 90% पैसा नहीं आया, समझ में। इसलिए अंडर राइटर होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, खरीदने में हेल्प करते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। हाँ जी, मिनिमम अमाउंट 5% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि आप ना लोगों से जब एप्लीकेशन मनी, बताया था मैंने आपको क्या बोलते हैं, पहले एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती है, इस तरीके से कॉल चलती है। तो पहले एप्लीकेशन होती है, बाद में अलॉटमेंट की जाती है। तो जो एप्लीकेशन मनी है ना, वो कम से कम 5% होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है, मगर मिनिमम अमाउंट जो है आपकी जो फेस वैल्यू होगा उसका 5% होना ही चाहिए, उससे कम अमाउंट आप एप्लीकेशन पे नहीं मंगा सकते। आसान है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, 5%। तो भाई इस तरीके से आपका क्या बोलते हैं पब्लिक अलॉटमेंट कर सकते हो। और भी चीजें हैं, जैसे आपको बताना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के अंदर की ओपनिंग डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है, यानी आप कब क्या बोलते हैं जो शेयर इशू कर रहे हो उसकी ओपनिंग डेट क्या है, कब से चालू कर सकते हो आप अप्लाई करने के लिए लोग, और क्या बोलते हैं वो क्लोजिंग डेट क्या, मतलब लास्ट डेट क्या होगी जब तक लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग डेट बतानी पड़ेगी, और जो कि मिनिमम मतलब जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा उसके 5 दिन बाद से चालू हो जाएंगे इशू करना, यानी कि जब लोगों ने अप्लाई किया, मतलब कि जब अपने प्रोस्पेक्टस इशू किया उसके 5 दिन के बाद से आप शेयर अप्लाई करना चालू कर सकते हो, मतलब कि लोगों को शेयर इशू कर सकते हो। आगे चलते हैं, शेड्यूल बैंक। हाँ, जो भी पैसा आता है उसको कहां पे रखना पड़ेगा आपको, जब आपने शेयर इशू करे तो उसके बाद पैसा आएगा कंपनी के पास, वो जो पैसा आया आपको एक शेड्यूल बैंक में रखना पड़ेगा। पहले से आप फिक्स कर दोगे, आरओसी को बता दोगे कि ये हमारा बैंक अकाउंट है और इस अकाउंट में मैं सारा का सारा जो शेयर का पैसा मिला है वो मैं उस बैंक में ट्रांसफर करूंगा। आसान है, ठीक है। हाँ जी, अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हो, यानी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, मिनिमम अमाउंट को फिक्स नहीं किया, मतलब कोई भी कंडीशन होती है, कोई भी दिक्कत करते हो, तो वहां पे आपको 5 लाख से लेके 50 लाख का फाइन लगा सकता है, 50 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। आसान में कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो ये तरीका है भाई अलॉटमेंट करने का, मतलब कि कैसे आप लोगों को शेयर प्रोवाइड करोगे, सिंपल था भाई। चलो फिर आगे चलते हैं, बात आता है भाई फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर आपने सुना होगा अगर आपने गलती से 12वीं क्लास पढ़ी हो, ठीक है। हाँ, तो अगर आपने फोर फीचर ऑफ शेयर पढ़ा है तो भाई फोर फीचर ऑफ शेयर में होता क्या है, जैसे कोई एक मान लो कोई इंसान है जिसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिया, अलॉटमेंट का पैसे दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसे दे दिया, मगर बेचारा वो सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा, या फिर वो एप्लीकेशन का पैसा दे चुका है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा। आसान है, मतलब ऐसा इंसान जिसने थोड़ा पैसा तो दे चुका है वो, मगर बाकी का पैसा वो नहीं दे पा रहा, या फिर उसने एरियर हो रहा है वो मतलब दे नहीं पा रहा, ठीक है, पूरी तरीके से।
तो हम क्या करते हैं, उसके शेयर जब्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, शेयर जब्त कर लेते हैं, और उसी को बोलते हैं क्या, फोरफीचर ऑफ शेयर। तो फोरफीचर ऑफ शेयर मतलब क्या होता है भाई, शेयर को फोरफीट करना यानी कि जब्त कर लेना। आसान है। इसके अंदर आपको एक क्लॉज मिलेगा, क्लॉज नंबर 28, 29, 30, 31, आपको बस इनके बारे में पता होना चाहिए, बस आपका खत्म हो जाएगा पूरा फोरफीचर। तो फोरफीचर करने के टाइम पे आप बताओगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इशू करोगे नोटिस कि भाई इस बंदों का पैसा नहीं आया और हम ये शेयर क्या करने वाले हैं, जब्त करने वाले हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे अप्रूव कर देते हैं, आप उसे क्या बोलते हैं, फोरफीचर कर लोगे। अच्छा, फोरफीचर मतलब जब्त कर लोगे आप, ठीक है। लेकिन क्या बाद में कोई ऐसा इंसान है जो बोल सकता है सर मैं उस टाइम पे पैसा नहीं दे पाया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे शेयर क्या बोलते हैं जब्त करो, तो मैं आपको अब पैसा देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई ऐसा इंसान बोलता है कि भाई मैं उस टाइम पे जब आपने मांगा था पैसा उस टाइम पे नहीं दे पाया था, लेकिन मैं अब आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। हाँ जी, तो उस टाइम पे आप उससे पैसा ले लोगे, जो उसकी पेमेंट करनी थी उसे, वो प्लस में इंटरेस्ट, जितने दिन उसने डीले किए हैं, लेट किए हैं, उसका ब्याज लगा के आप उससे पैसा ले लोगे और उसके शेयर फोरफीट नहीं किए जाएंगे। आसान है। तो क्लॉज 28 क्या कहता है भाई, कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं उसका, क्या क्लॉज 28 क्या कहता है भाई, हाँ जी, कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम शेयर फोरफीट करने जा रहे हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप शेयर फोरफीट कर सकते हो। और दूसरी बात क्या कहता है, जो सामने वाला बंदा है वो कहता है अगर मेरे को फोरफीट नहीं करवाने अपने शेयर, तो वो क्या कर सकता है, वो पेमेंट कर सकता है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है भाई। हाँ जी, क्लॉज 29 क्या कहता है, जब आप फोरफीट करने जाओगे तो वहां पे जो नोटिस होगा, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपने नोटिस दिया, उस नोटिस के अंदर क्या क्या बातें होंगी, पहली चीज डेट, क्या आप फोरफीट करोगे, दूसरा नाम, किसका आप फोरफीट करने जा रहे हो, उसके बाद फोरफीचर, यानी फोरफीचर किस तरीके से करने जा रहे हो, उसकी प्रोसेस वहां पे लिखी होगी। आगे हाँ जी, चालू करते हैं। 30 मतलब क्लॉज 30 कहता है अब आप क्या करोगे, फोरफीचर करोगे। आसान है। फोरफीचर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं भाई, वो जो भी फोरफीचर होगा आप कर लोगे। और उसके बाद क्लॉज 31 कहता है भाई आप जो फोरफीचर करा था आपने शेयर, उसको क्या कर सकते हो, या तो रीइश्यू कर सकते हो या फिर आप कैंसिल कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो फोरफीचर जो आपने शेयर करे उसके बस दो ही काम होंगे, या तो आप रीइश्यू करो या फिर आप कैंसिल करो, उसके अलावा कोई मतलब किसी और मतलब और कोई काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ जी, उसको कैंसिल या फिर रीइश्यू करना होगा भाई। यहीं पे खत्म होता है बस फोरफीचर। आगे चलते हैं, छोटे से टॉपिक है भाई, इशू ऑफ स्वेट शेयर। स्वेट शेयर कई बार आता है भाई, तो ध्यान से करना, ठीक है। इसको स्वेट इक्विटी शेयर के नाम से पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो स्वेट इक्विटी शेयर और ईसॉप ये दोनों लगभग सेम ही है, एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं अभी। तो स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर इंप्लॉइज को और डायरेक्टर को इशू किया जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू किया जाता है, इंप्लॉइज जो हमारे कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं उस इंप्लॉइज को या फिर डायरेक्टर को। और क्यों इशू किया जाता है, उनकी अच्छाइयां देख के कि भाई अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इससे, तो इन सब चीजों को देख के हम क्या कर देते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं कि भाई ताकि उनको मोटिवेशन मिलता रहे कि हम भी एक कंपनी के पार्ट है, ताकि वो अच्छे तरीके से और मेहनत लगा के और जी लगा के काम करें। समझ आया भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। तो वो इस तरीके से काम करे, इसलिए उन्हें क्या दिया जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया जाता है। और वो डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं और अदर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी और तरीके से भी हम इशू कर सकते हैं। जैसे उसने काम किया तो सैलरी की जगह हम उससे क्या देते हैं, हाँ जी स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं। आसान है। तो इस तरीके से हम उन्हें शेयर इशू कर सकते हैं। अब बात आती है भाई इसके अंदर कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन कौन सी आती है, हाँ, तो जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने जाओगे तो कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बातें बताती है किसमें, सेक्शन 54 में। सेक्शन 54 में कैसे, जब भी आप स्वेट इक्विटी शेयर देने जा रहे हो, यानी कंपनी को, एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर को जब भी आप शेयर देने जा रहे हो फालतू के, ठीक है, हाँ जी, तो वहां पे आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। क्या करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। और जितने भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मीटिंग में, जो अपने मीटिंग में मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स में से 3/4 जो पर्सन है वो क्या करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। यानी कि अगर आपने मान लो एम्प्लॉयज को देना चाहते हो, हाँ जी हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर देना चाहते हैं, तो आप मीटिंग बिठाओगे, मीटिंग के अंदर मेंबर्स को बुलाओगे, और मेंबर्स जैसे 100 मेंबर्स हैं आपके, तो उसमें से 75 जो है मेंबर्स उन्होंने अप्रूव किया हो 75%, या फिर उससे ज्यादा लोग अगर कहते हैं हाँ जी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर दो, तो आप कर दोगे। आसान है। अगर उससे कम होते हैं तो आप नहीं करोगे। आगे चलते हैं, अंडर 12 मंथ फ्रॉम एसपीआर। अच्छा हाँ, जो आप इशू करने जा रहे हो तो इशू कब किया जाएगा, जो आपने ये जो बिठाया था ना भाई स्पेशल रेजोल्यूशन, ये क्या लिखा हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ जी, तो जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम से मतलब उस प्रोग्राम से 1 साल तक का टाइम होगा आपके पास, 12 महीने का टाइम होगा। उस 12 महीने के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। सुना है।
आपने जो प्रोग्राम किया उसने अप्रूवल मिल गया आपको, अप्रूवल से 12 महीने का पास आपका टाइम होगा, 12 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, और ये जो है स्वेट इक्विटी शेयर, वो कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपने इंप्लॉइज को प्रोवाइड कर सकती है, वो कौन सी कंपनी होगी, ऐसी कंपनियां जो पुरानी हैं 1 साल से ज्यादा। जैसे कंपनी कोई आज ही आज में खुली है, या फिर मान लो आज ही आज में खुली है, नहीं, और 2-3 महीने बाद ही चाहती है कि मैं अपने इंप्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दे दूं, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। वो कंपनियां जो 1 साल से पुरानी है केवल वही स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती हैं। आसान है। और वो कब दे सकती हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मीटिंग होगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। हाँ जी, 1 साल तक का टाइम देंगे वो लोग, और उसके बाद क्या कर सकते हो आप, इशू कर सकते हो। 1 साल के अंदर अंदर इशू करना है, 1 साल के बाद नहीं, 1 साल के अंदर अंदर। तो बात आती है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के फायदे क्या होते हैं और मतलब डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मतलब फायदे और नुकसान पूछ रहे हैं। पहली चीज यहां से बचता है भाई पैसा। क्या बचता है, पैसा। जैसे कि हमें किसी इंप्लॉय को क्या देनी थी, सैलरी देनी थी, तो हम सैलरी ना देके उसे क्या दे दे रहे, वो दे देते हैं, हाँ जी, इक्विटी दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक पार्टनर बन जाता है, तो हमें सैलरी नहीं देनी पड़ी तो पैसा बच जाता है। दूसरी चीज अट्रैक्ट टैलेंट, तो इससे हो जाता है ना, जो इंप्लॉइज हैं वो टैलेंटेड इंप्लॉइज हमारे पास ही रहते हैं, क्योंकि हम मालिक बना रहे हैं एक तरीके से उन्हें धीरे धीरे करके, समझ में आया। तो वो सोचते हैं भाई मैं एक तरीके से मालिक का काम कर रहा हूं, तो फिर वो छोड़ के कंपनी को जाते नहीं, क्योंकि वो कंपनी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं कंपनी को छोड़ के जाऊंगा तो फिर शेयर की इंफॉर्मेशन या फिर शेयर की जानकारी कहां से लूंगा, ठीक है। हाँ जी, किसी और दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो शेयर का तो मतलब रह ही नहीं गया कुछ, तो वो बेचने पड़ेंगे, तो इस वजह से वो मालिक बन चुके हैं, तो वो सोचते हैं भाई इसी कंपनी से जुड़े रहते हैं ताकि इसकी होल्डिंग्स हमारे पास क्या होती है, बढ़ती जाए। आगे क्रिएट इनिशिएटिव, यानी कि हाँ जी, ये क्या करता है, एक इनिशिएटिव या फिर हाँ जी सॉरी इनिशिएटिव कह रहा हूं, इंसेंटिव है भाई। हाँ जी, क्रिएट इंसेंटिव, ये इंसेंटिव क्रिएट करने में हेल्प करता है, यानी सैलरी वैल्यू के तौर पे दे देते हैं हम, इस वजह से तो हमको सैलरी वैल्यू नहीं देनी पड़ती। आगे चलते हैं, डिफरेंट वैल्यूज। भाई डीमेरिट्स क्या है, दिक्कतें क्या है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल हम जो इक्विटी शेयर इशू करने जा रहे हैं वो डिस्काउंट पे इशू करने जा रहे हैं, ठीक है। मान लो हमने किसी को एक शेयर जो था मार्केट में प्राइस क्या बोलते हैं 500 रुपए, और अभी हम उसको किसी में इशू कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉइज को 400 रुपए में। लेकिन फिर भी पता है क्या होता है, कई बार एम्प्लॉइज सोचते हैं मेरे को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी ना, उतनी सैलरी अगर मिलती तो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे 1 लाख किसी की सैलरी है तो उसको 1 लाख रुपए मिलते तो ज्यादा अच्छा लगता है उसे, वो कहता है 1 लाख रुपए मिल जाती वैल्यू तो बढ़िया रहता। लेकिन अभी क्या मिल रहे हैं, हमें 400 रुपए मिल रहे हैं शेयर, इस शेयर को तो मैं 300 रुपए में ना लूं, क्योंकि मार्केट में क्या चल रही है अभी, ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है, यानी कि 500 रुपए जो मार्केट दिखा रही है वो बहुत ओवर वैल्यूड है। अभी तो करेक्शन आनी बाकी है, ये तो 250 में मिलेगा, समझ में आया। लेकिन फिर भी कंपनी उसको कितने में दे रही है, एम्प्लॉइज को 400 रुपए में। तो कई बार क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर विवाद होते हैं, लड़ाइयां चलती है भाई, क्या बोलते हैं, अलग अलग वैल्यूज होती हैं इनकी, तो ये दिक्कतें होती हैं कि हम इक्विटी जो इशू कर रहे हैं उनके शेयर के प्राइस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और हर इंप्लॉय उसको क्या बोलते हैं, वो सोचता है कि भाई अभी रेट ठीक नहीं है या फिर अभी ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब होते हैं इसके फायदे, और ये क्या होते हैं इसके नुकसान, किसके, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए। साथ ही बात कर लेते हैं भाई बोनस शेयर के बारे में, बात कर लेंगे। चलो फिर बोनस ही शेयर कर लेते हैं पहले। तो बोनस शेयर क्या होता है, बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है जिसके शेयर प्राइस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसकी कैपिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसके शेयर इतने महंगे हो जाएं कि आम जनता से दूर हो जाएं, कि आम जनता खरीद ना पाए। जैसे एक शेयर है, जैसे आपने नाम सुना होगा, इंडिया का शेयर है, क्या नाम है, एमआरएफ का शेयर लगभग 80,000 पार हो चुका था, है ना भाई। तो इतने शेयर महंगा हो चुका है कि आम जनता, जो आम इंसान है, वो एक शेयर खरीद ही नहीं पाएगा, 80-90 हजार का शेयर, ठीक है भाई। तो इतने महंगे शेयर हो चुके हैं, सिंपल भाई, ठीक है। इसी वजह से जैसे टाटा कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी, अगर ये शेयर मतलब चलते स्प्लिट ना करती या फिर बोनस की तरह नहीं इशू करती तो फिर इसकी शेयर प्राइस क्या होते जाते, महंगे होते जाते। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है भाई, अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है या फिर बोनस के तौर पे इशू कर देती है, यानी जिस शेयर के पास, शेयर होल्डर के पास एक शेयर है, उसको एक शेयर क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ में आया। जैसे मान लो कंपनी के प्राइस 2000 हो चुके हैं, महंगे हो चुके हैं शेयर, अब कंपनी चाहती है उसको क्या बोलते हैं कम करना, तो कंपनी क्या कर देती है, अपने कैपिटल को, मतलब जो बोनस शेयर होते हैं उनको इशू कर देती है। जैसे एक शेयर वाले को एक शेयर मिलेगा, तो जिसके पास एक शेयर था 2000 का, उसके पास अब 2 शेयर हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू उनकी अभी भी रहेगी 2000 रुपए। तो वो स्प्लिट हो चुके हैं, एक तरीके से स्प्लिट क्या है, तो मगर बोनस इशू के लिए तो अब 1000 उसकी वैल्यू हो जाती है, असल में, ठीक है। यानी कि बोनस इशू क्या होता है, जिसके पास पहले से ही शेयर पड़े। यहाँ पे हम एम्प्लॉइज को खुश करते थे, लेकिन अब हम अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर रहे हैं, जितने भी हमारे शेयर ले रखे, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो आउटसाइडर शेयर होल्डर हो, कोई से भी हो, ठीक है। हाँ जी, तो बोनस में क्या होता है, जिसने शेयर ले रखे उसको एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर नए शेयर दिए जाते हैं, और क्या होता है, जिससे वैल्यू क्या हो जाती है, करेक्शन में आ जाती है, और कैपिटल भी क्या होती है, जिससे कंपनी की वो बढ़ जाती है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो बोनस इशू कहां से कर सकते हैं, पहला, अगर आपके पास कोई फ्री रिजर्व पड़ा है तो वहां से बोनस इशू कर सकते हो। अगर कोई एसपीआर पड़ा है आपके पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो वहां से बोनस इशू कर सकते हो। और सीआरआर पड़ा है आपके पास, तो वहां से बोनस शेयर इशू कर सकते हो। सीआरआर क्या, सीआरआर नहीं पता, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सर। चलो फिर ठीक है, आगे चले। हाँ जी,
अच्छा एक चीज और पूछता हूं भाई, डीआरआर क्या होता है? डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सर तो थोड़ा सा पढ़ाई में फोकस करो यार, ठीक है। हाँ जी, तो बात करते हैं आगे, चलो बोले। हाँ जी, तो बस इतना सा समझो कि ये जो है ना इशू, स्वेट शेयर जो हमने इशू करे थे, स्वेट शेयर के केस में हम अपने मेंबर से पैसा लेते थे भाई, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, 80 रुपए में दे रहे हैं, 90 रुपए में दे रहे हैं। हाँ भाई, तो क्या होता है स्वेट शेयर के केस में हम क्या करते हैं भाई, अपने जो क्या बोलते हैं, जो स्वेट शेयर के केस में क्या करते हैं, हम पैसे में इशू करते हैं, यानी पैसा आता है हमारे पास। लेकिन बोनस शेयर के केस में क्या होता है, हम पैसे में इशू नहीं करते। जो बोनस शेयर है वो क्या बोलते हैं, जितने शेयर ले रखे हैं उसको फ्री में दिया जाता है कि हम बोनस के तौर पर आपको शेयर प्रोवाइड करते हैं। आसान था भाई, इतना कोई दिक्कत नहीं ना, यानी कि यहाँ पे पैसा नहीं आता और यहाँ पे पैसा आता है। आगे चलते हैं भाई, ईसॉप। ईसॉप क्या होता है भाई, इसे बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या फिर बोल दो, या फिर सॉरी ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये जो ओपी है ना, ओपी मतलब ये होता है ऑप्शन, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। आगे छोटा सा एस लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है स्कीम। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या कहती है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बहुत सिंपल है। जैसे आपने ये किया था, अपने एम्प्लॉयज को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने मेंबर्स को खुश करने के लिए, या फिर उनके इंसेंटिव के तौर पे आप क्या दे रहे हो, उन्हें शेयर दे रहे हो, या फिर शेयर दे नहीं रहे, यहाँ पे हम शेयर्स दे रहे थे, वहां पे शेयर नहीं दे रहे, हम उन्हें ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप फ्यूचर में जाके हमारे शेयर खरीद सकते हो या फिर ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ईशॉप क्या होता है, हम यहाँ पे अथॉरिटी देते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, या फिर जो हमारे काम करने वाले डायरेक्टर्स हैं, या फिर जो मेंबर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम उनको अथॉरिटी देते हैं कि अभी नहीं, आप फ्यूचर में जाके आप कभी भी आप हमारे जो शेयर हैं वो खरीद सकते हो। आसान है? हाँ जी, उनको ये अथॉरिटी देते हैं कि आप इतने शेयर ले सकते हो। तो क्या होता है ईशॉप? ए कंपनी कैन मेक फर्दर इशू ऑफ शेयर टू एम्प्लॉयज अंडर ए स्कीम ऑफ ईशॉप आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन कंप्लाइंग विद प्रेस, क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। इसमें तो लिखा ही नहीं डेफिनेशन में। चलो फिर ठीक है। हाँ जी, एक कंपनी जो है वो फर्दर मतलब कि कोई फर्दर रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ईशॉप पे जो है वो इशू कर सकती है। ईशॉप बस इतना सा समझो, ईशॉप जो होता है ना वो अथॉरिटी होती है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो फर्दर हमारे जो शेयर हैं वो खरीद सकते हैं फ्यूचर में जाके। आसान, ठीक। वो कह रहा है भैया बाहर की मार्केट से तो वैसे भी खरीद सकते हैं, मतलब बाहर जाके शेयर से। भाई अगर आप बाहर से खरीदते हो शेयर तो वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, जो अलग अलग सेलर होते हैं उसके हिसाब से, मार्केट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अगर आप कंपनी से डायरेक्ट खरीदते हो तो फिर कंपनी आपको सस्ते दाम पे प्रोवाइड करती है ई शॉप के थ्रू, ठीक है। हाँ जी, तो आगे चालू करते हैं। फिलहाल तो अगर आप ई शॉप्स देना चाहते हो किसी भी इंप्लॉय को, यानी अथॉरिटी देना चाहते हो कि वो फ्यूचर में आपके शेयर खरीद सकता है, तो ई शॉप देने के टाइम पे आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड, अगर कौन सी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, तो उसको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन वहीं पे अगर कोई कंपनी वैसे लिमिटेड कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है भाई। हाँ जी, इशू एट डिस्काउंट, जो इशू होता है इसमें मैंने बताया भाई, अगर आप मार्केट से लेते हो तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज अगर कंपनी से लेते हैं शेयर तो उसे क्या मिलेंगे, उनको डिस्काउंट पे मिलते हैं शेयर। जैसे यहाँ पे था ना स्वेट शेयर डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, हाँ जी वैसे यहाँ पे भी होता है। आप कंपनी क्या होता है, हाँ जी डिस्काउंट पे देगी शेयर, अभी नहीं देगी, अभी आपको खाली अथॉरिटी दे रही है, बाद में आप जब मर्जी चाहो तो शेयर ले सकते हो, वो भी आपको डिस्काउंट में मिलेंगे। आसान है, यहाँ पे आपको तुरंत शेयर दिए जाते हैं, ई शॉप में आपको अथॉरिटी दी जा रही है कि आप फ्यूचर में शेयर ले सकते हो। आगे चलते हैं। वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब कंपनी की मर्जी होती है कि वो दे या फिर ना दे, कोई बाउंडेशन नहीं है इस पे कि भाई देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर कंपनी ने बोल दिया कि वो ई शॉप दे रही है तो 1 साल के अंदर उसे ई शॉप देना पड़ेगा, और 1 साल के अंदर उसे ई शॉप देना पड़ेगा। और कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो क्या बोलते हैं ई शॉप अलाउ कर सकती है, ऐसी कंपनियां जो क्या बोलते हैं जिनको खुले हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। आसान है, जैसे यहाँ पे था ना 1 साल से पुरानी कंपनी होनी चाहिए तब आप ई शॉप अलाउ कर सकते हो, और जो ई शॉप है यहाँ पे अलॉटमेंट के 1 साल के बाद ही, जैसे आपने बोला क्या बोलते हैं ई शॉप है, तो अलॉटमेंट के 1 साल के बाद ही क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए, ई शॉप के बारे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और होती है, अगर आप चाहते हो इसको कैंसिल करना, ई शॉप को कैंसिल करना, यानी कि आप इनसे खरीद के वापस कैंसिल करना चाहते हो, तब भी 1 साल का टाइम है। जब आपने शेयर अलॉट करे तो आप 1 साल से पहले उसको कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अपनी इंप्लॉइज को ना शेयर दिए, क्या दिए, शेयर, और मैं चाहता हूं कि मेरी जो कंपनी है वो बर्बाद हो रही है, मेरी कंपनी डूब रही है और मैं कंपनी को छोड़ के जाना चाहता हूं, तो क्या भाई मेरी कंपनी के शेयर में कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि भाई उनको पैसे देके उनसे वापस ले लेके उनको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरी कंपनी डूब रही है। तो सर 1 साल का मेरे को टाइम देना पड़ेगा। इंप्लॉय अपने पास 1 साल तक शेयर रख सकता है, 1 साल के बाद ही मैं क्या कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं। 1 साल से पहले मैं कभी भी कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि 1 साल के बहुत छोटा अमाउंट टाइम होता है भाई। 1 साल के अंदर अगर आपने शेयर दिए और आप तुरंत कैंसिल करना चाहते हो तो दिए क्यों शेयर,
मैं इससे बढ़िया तो कैश ही दे देते, आसान है। हाँ जी, तो 1 साल के बाद अगर इंप्लॉय चाहता है कैंसिल करना तो वो 1 साल के बाद ही कैंसिल होंगे, 1 साल से पहले कैंसिल नहीं हो सकते। तो अगर आपने अलॉटमेंट कर दी है शेयर दे दिए स्टॉक के थ्रू, तो वो 1 साल के बाद ही कैंसिल होंगे, उससे पहले कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है भाई। हाँ जी, 1 साल पुरानी होनी चाहिए कंपनी इशू करने के लिए, 1 साल के अंदर ही आपको करना पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे शेयर, और कैंसिल भी 1 साल के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं। आगे चलते हैं भाई, बात आती है, अच्छा एक टॉपिक आता है भाई राइट इशू, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोनस इशू और राइट इशू में डिफरेंस क्या है? ये रहा बोनस और ये रहा राइट इशू। अगर आप स्टॉक मार्केट में लगे हो तो और बहुत सारी कंपनियां बार बार करती रहती है कि हम बोनस इशू कर रहे हैं, हम राइट इशू कर रहे हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, तो पढ़िए एक बार ध्यान से। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू जब कंपनी करती है, मतलब आप कंपनी आपको राइट दे रही है कि आप हमारे पहले से शेयर होल्डर हो। हाँ जी, अगर आप शेयर होल्डर हो तो हम आपको ये राइट देते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर जो है वो डिस्काउंट पे परचेज कर सकते हो, आसान, इसे बोलते हैं राइट इशू। बोनस इशू क्या कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हो। हाँ जी, हम आपकी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो अगर आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हो, हम आपको ना फ्री में दे रहे एक और शेयर, लो जी, मतलब जितने शेयर आपके पास है, अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर के बदले में एक शेयर दे रहे, मतलब अलग अलग रेशियो जो होती है वो रेशियो डिसाइड हो जाती है, उस हिसाब से क्या होते हैं आपको शेयर दिए जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं उनको पे करना पड़ता है, बेसिक से डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मगर राइट इशू के टाइम पे शेयर होल्डर को पे करना पड़ता है। ये क्या होते हैं? शेयर फ्री में इशू करते हैं। अगला मे बी पार्टली, वही बताया भाई, पार्टली हो सकते हैं, मतलब आप क्या बोलते हैं फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं, और यहाँ पे पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोनस इशू हमेशा फुल्ली पेड अप होंगे, लेकिन राइट इशू पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं और फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं। आगे राइट इशू के बदले में क्या होता है? कैश आता है आपके पास, लेकिन यहाँ पे कोई कैश नहीं आता। यहाँ पे जो भी कैश है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है? बैंक के अंदर ट्रांसफर करना होता है, जो कि मैंने बताया था भाई, आपको स्पेशल बैंक, शेड्यूल बैंक बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोविजन एक्ट 62 है वो एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे प्रोविजन एक्ट का कौन सा सेक्शन? 63 एप्लीकेबल होगा। आसान था भाई। हाँ जी, यहाँ पे डिफरेंस खत्म होता है राइट इशू का और बोनस इशू का। आगे चलते हैं, बात आती है बायबैक की। तो एक बार देख लो भाई, वीडियो बन रही है ठीक से नहीं बन रही, ठीक है, कई बार पॉज हो जाती है ना तो दिक्कत हो जाती है, और थोड़ा सा साइड में कर देते हैं केवल। बोले ना, हाँ जी दिख रहा होगा आपको बढ़िया तरीके से, चलो शुक्र है। हाँ जी, तो भाई चालू करते हैं। बात आती है बायबैक की। बायबैक आपने सुना होगा, आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो चलते हैं शेयर पहले इशू कर देती हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है। अब उनके पास पैसा आ चुका है क्योंकि वो प्रॉफिट कमा चुकी हैं, तो वो चाहती है अपनी कैपिटल को कम से कम रखना, मतलब कि अपने जो शेयर होल्डर है उनको कम से कम करना। तो इस वजह से वो क्या करती है, अपने शेयर को बायबैक करती है, यानी शेयर को वापस खरीदती हैं। ठीक है, हाँ जी। तो बायबैक मतलब क्या होता है? अपने जो शेयर इशू करें अपने, वो शेयर को वापस खरीदना। आम जनता से, पब्लिक से, मेंबर से, एम्प्लॉय से, किसी से भी अगर आप वापस खरीदो तो उसे बोलते हैं बायबैक करना। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे बायबैक के 3 प्रोविजन है, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, प्रोविजन 68, प्रोविजन 69 और प्रोविजन नंबर 70। सबसे बड़ा प्रोविजन 68 है। तो प्रोविजन 68 क्या कहता है? कहता है परचेज आउट ऑफ, यानी कि अगर आप बायबैक करना चाहते हो, एक कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदना चाहती है, तो वो कहां से लाएगी वो पैसा खरीदने के लिए? तो 3 जगह से पैसा आ सकता है। पहला, फ्री रिजर्व, अगर आपके पास कोई फ्री रिजर्व पड़ा है तो वहां से पैसा आ सकता है। दूसरा, एसपीआर, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है तो वहां से पैसा ले सकते हो आप। ठीक है। तीसरा, अर्लियर इशू, अगर आपने पहले कोई इशू कर रखी है, पहले आपने शेयर इशू करे और वहां से आपके पास पैसा आया हुआ है, वो पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, तो वहां से आप अपना पैसा इशू मतलब कलेक्ट करके और आप क्या कर सकते हो, दोबारा मतलब कि बायबैक कर सकते हो, वो शेयर अपने खरीद के कैंसिल जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। आगे चलते हैं, कंडीशंस। कौन सी ऐसी बातें जिनको आपको माननी पड़ेगी बायबैक करने के टाइम पे? पहला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि भाई हम बायबैक की जो प्रोसीजर है वो कौन सी है, किस तरीके से हम बायबैक करेंगे, और जो बायबैक करने के बाद शेयर वे रहेंगे उसका क्या किया जाएगा। आसान है। हाँ जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए सारी बातें। फिर हम एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे जिसको दिखाएंगे हम जनरल मीटिंग में, एक जनरल मीटिंग बिठाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे भाई कि भाई बायबैक करने जा रहे हैं, इतने शेयर का अलाउ करते हैं वो लोग तो कर देंगे बायबैक, वरना नहीं कर सकते। ठीक है भाई। हाँ जी, तो स्पेशल रिजोल्यूशन में जनरल मीटिंग में बात करी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल, अच्छा कितने अमाउंट का बायबैक कर सकते हैं? कह रहे हैं टोटल पेड अप कैपिटल जो होती है उसके साथ फ्री रिजर्व जोड़ दो, उसका 25%। किसका 25%? टोटल पेड अप कैपिटल, जितना क्या बोलते हैं आपके पास टोटल पेड अप कैपिटल है उसके साथ साथ फ्री रिजर्व, जितना भी आपके पास फ्री रिजर्व पड़ा है उसको जोड़ दो। उसका 25% से कम होना चाहिए आपका बायबैक, ज्यादा नहीं, उससे कम होना चाहिए, 25% से कम होना चाहिए बायबैक, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आया भाई? हाँ जी, आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक कंपनी ने इशू करे थे 60,000 शेयर, लेकिन लोगों ने मांगे खाली 40,000 शेयर, अभी 20,000 जो शेयर हैं वो क्या बोलते हैं अभी पेंडिंग पड़े हैं, यानी कि अनपेड है। तो पेड अप शेयर कैपिटल कौन सी है? फुल्ली पेड अप, ये वाली
ठीक है, और अनपेड अब कितनी है, अभी 20,000 की ही है, तो भाई दोनों को जोड़ दिया, यानी कितना हो गया 60,000 वापस, ठीक है। और इसमें फ्री रिजर्व, अब अगर हमारे पास कुछ रिजर्व पड़े, मान ले 10,000 के रिजर्व पड़े हुए, तो 70,000 जो होगा उसका 25% ही क्या कर सकते हैं हम, मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं, उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, बायबैक करने के बाद जो डेट टू इक्विटी रेशियो जो हमारा है वो 2.1 से कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बायबैक कर रहे हैं और बायबैक करने के बाद हमारा कर्जा और ज्यादा बढ़ जा रहा है। बायबैक क्यों किया गया है, क्योंकि जो लायबिलिटी होती है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। हाँ जी, जो शेयर होल्डर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। हाँ जी, तो लायबिलिटी कम करने के लिए अगर डेट टू इक्विटी बढ़ जा रही है, मतलब हमने कहीं से बैंक से लोन लेके आ रहे हैं और फिर बायबैक कर रहे हैं, फिर वो फायदा नहीं है भाई। इसमें बायबैक कब होता है, जब क्या बोलते हैं लोन, मतलब अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो बेसिकली डेट टू इक्विटी 2.1 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा बड़ी बायबैक के टाइम पे नहीं होनी चाहिए, बायबैक की वजह से, वरना बायबैक नहीं होगा। आगे चीज, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उससे सेबी को बताना पड़ेगा कि हम बायबैक करने जा रहे हैं, और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी बायबैक करने की, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 साल। अच्छा, अगर आप बायबैक करना चाहते हो लगातार, तो 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। कितने साल का, 1 साल का गैप। जैसे आपने अभी बायबैक किया तो अगला बायबैक ये नहीं 2-3 महीने बाद ही कर लो, नहीं, अगर 1 साल बाद ही अगला बायबैक कर सकते हो। तो बायबैक 2 बायबैक के बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए, 1 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और अंडर 1 ईयर जो आपको बायबैक के आप बताया आपने कि हम बायबैक करने जा रहे हैं, तो वो बायबैक जब आपने बताया उसके 1 साल के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ भाई, तो देखा मैंने वीडियो की स्टोरेज भर गई थी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई थी, ठीक है। मेरे को बाद में पता चला पूरा पढ़ाने के बाद। शुरू करते हैं भाई, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या नाम था, हाँ जी, एक ईयर डिफरेंस इन 2 बायबैक्स। जैसे अगर आप 2 बायबैक करना चाहते हो, जैसे एक ये बायबैक है, दूसरा बायबैक करना चाहते हो लगातार ही, तो आप 6 महीने के अंदर नई बायबैक कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 1 साल का टाइम लेना पड़ेगा, बीच में गैप लेना पड़ेगा, तभी आप बायबैक कर पाओगे। आसान है, हाँ जी। जैसे आपने आज बायबैक कर लिया, ठीक है, बायबैक खत्म हो गया आपका, तो आपको 1 साल का टाइम देना पड़ेगा कंपनी को कि भाई क्या बोलते हैं 1 साल के बाद ही आप बायबैक कर सकते हो, उसके बीच में आपको बायबैक करने का अलाउड नहीं है। तो 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए कम से कम। शुरू करते हैं अगला, अंडर 1 ईयर। अंडर 1 ईयर मतलब जो आपने बायबैक का टाइम रखा है, तो बायबैक जब आप कर रहे हो तो 1 साल के इससे पहले करना पड़ेगा आपको बायबैक। जैसे आपने बोला हम बायबैक करने जा रहे हैं, जो भी अमाउंट है 50-500 करोड़ का, 600 करोड़ का, या फिर 10,000 करोड़ का, जो भी बायबैक कर रहे हैं वो आपको 1 साल के अंदर ही अंदर क्या करना पड़ेगा, बायबैक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अगर आपकी कंपनी, मतलब आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी पड़ेगी आरओसी को, यानी आपको बताना पड़ेगा कि हमारी जो कंपनी है वो सॉल्वेंट नहीं होने वाली, हमारी जो कंपनी है वो दिवालिया नहीं होने वाली। इसमें हाँ जी, क्योंकि कंपनी है जैसे बोलेंगी भाई हम बायबैक कर रहे हैं शेयर को और घोषित कर देंगे हम दिवालिया, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, भाई हमारी कंपनी नहीं चल पाएगी, बंद करके भाग जाओगे। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप बायबैक जब करोगे तो फिर उसके बाद आपकी कंपनी जो है वो चलते दोबारा से सॉल्वेंट नहीं हो जाएंगी, मतलब कि दिवालिया नहीं हो जाएंगी। और डिक्लेरेशन कौन देगा भाई, डिक्लेरेशन देगा बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो उस पे साइन है डिक्लेरेशन पे वो कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा तो 2 मैनेजिंग डायरेक्टर के उस पे साइन होंगे, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर चल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो वो डिक्लेरेशन देंगे और बोलेंगे भाई क्या बोलते हैं कंपनी हमारी सॉल्वेंट नहीं होने वाली। आगे चलते हैं, डिस्ट्रॉय इन 7 डेज, यानी कि जो आपने बायबैक किए हैं शेयर वो क्या करने पड़ेंगे, 7 दिन के अंदर आपको डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। बस ये छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद 6 मंथ क्या बोलते हैं, न्यू और सेम इशू। हाँ जी, जो आप नए इशू करना चाहते हो, अगर क्या चाहते हो आप नए शेयर इशू करना और सेम उसी तरीके से जैसे आपने क्या बोलते हैं बायबैक किए, तो आप 6 महीने तक नहीं कर सकते। क्यों, आपने भाई अगर नए शेयर ही इशू करने थे तो फिर क्या बोलते हैं जो पुराने वाले शेयर थे उसमें क्या दिक्कत थी, बायबैक क्यों किया फिर इसमें। हाँ जी, तो बायबैक आपने किया ताकि क्या बोलते हैं आपकी कैपिटल कम हो सके, और सेम इसी तरीके से आप दोबारा से शेयर इशू करने जा रहे हो तो भाई क्या बोलते हैं 6 महीने तक आप बायबैक मतलब दोबारा से इशू सेम शेयर नहीं कर सकते। यानी आप प्रेफरेंस शेयर दे सकते हो, इक्विटी शेयर दे सकते हो, स्वेट शेयर दे सकते हो अलग अलग तरीके से, मगर जो शेयर आपने क्या बोलते हैं बायबैक किए हैं वैसे ही शेयर आप दोबारा से रीइशू नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, रजिस्टर मेंटेन। जो भी आप बायबैक कर रहे हो उसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी, रजिस्टर में आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कि हमने बायबैक किया, इतने में किया, ये सब डिटेल थी उसकी, और वो सेंड करनी पड़ेगी किसको, आपको आरओसी को और सेबी को। आपको सेबी और आरओसी को बताना पड़ेगा कि हाँ जी हम बायबैक किया है इतने रुपए का और इस तरीके से आपने बायबैक किया और इस दिन हमने बायबैक किए। अच्छा, पेनल्टी, अगर आपने कोई भी धोखाधड़ी करी या फिर कोई भी दिक्कत हुई इस बायबैक के दौरान तो आप पे इन प्रेजेंट में लगाया जा सकता है 3 साल का, और फाइन लगाया जा सकता है आप पे 1 से लेकर 3 साल का, यानी कि 1 से लेकर 3 लाख का, यानी कि मिनिमम 1 लाख तक का फाइन लग सकता है और मैक्सिमम 3 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है आप पे, अगर आप कोई भी डिफॉल्ट करते हो, कोई भी दिक्कत करते हो तो, ठीक है। हाँ जी, आगे 2 सेक्शन बच गए, सेक्शन 79, सॉरी सेक्शन 69, बहुत सिंपल है। सेक्शन 69 कहता है जितना भी आपने परचेज किया है, जितने भी आपने बायबैक किए हैं उसका सारा अमाउंट कहां पे ट्रांसफर करो, सीआरआर में, और ये दोनों चीजें कहां पे शो करो, बैलेंस शीट के अंदर।
सेक्शन 70 कहता है भाई, हाँ जी, आप बायबैक नहीं कर सकते, आप बायबैक नहीं कर सकते अगर आपकी कंपनी कौन सी है, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी बताया था मैंने, एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। तो अगर आप होल्डिंग की कोई सब्सिडरी कंपनी है, यानी आपसे छोटी आपकी कोई कंपनी है, तो आप बायबैक नहीं कर सकते। दूसरी इन्वेस्टमेंट यानी कि कंपनी, अगर जैसे कि आपको बैंक क्या है कोई आपके पास, या फिर आपके पास क्या है वो फाइनेंसिंग कंपनी, एलआईसी वैलआईसी ऐसी कंपनियां हैं आपके पास जो फाइनेंस का काम करती है, तब भी आप बायबैक नहीं कर सकते। यहां पे खत्म होता है भाई टॉपिक आज का। अच्छा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर में अभी और थोड़ा सा रह रहा है टॉपिक, जिसका नाम है भाई मेंबर्स। की मेंबर्स क्या होते हैं, आपको मेंबर्स के बारे में बताया जाएगा कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं। वैसे बेसिक छोटा सा टॉपिक है, आपको पता ही है यार। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। नाम क्या होता है भाई, मेंबर ऑफ ए कंपनी। तो एक कंपनी का मेंबर कौन हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो जो भी MOA में लिखा हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसका भी नाम लिखा हुआ है मेंबर के तौर पे, वो हर एक इंसान मेंबर बन सकता है। आसान है। तो MOA में जो भी बातें लिखी हुई है मेंबर के बारे में, वो सारे के सारे इंसान क्या बन सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं। आसान भाई, ठीक है। बस कौन सा इंसान मेंबर नहीं बन सकता वो याद रखना। कभी भी माइनर, कोई भी छोटा बच्चा 18 साल से, तो वो छोटा बच्चा माइनर आपका मेंबर कंपनी का नहीं बन सकता। दूसरी चीज, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड कोई भी है तो फिर वो मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, मेंबर बन सकता, ये माइनर जो है वो मेंबर बन सकता है, बस इसका गार्जियन होना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करेंगे उसकी। हाँ जी, तो कोई अनसाउंड माइंड है तो फिर वो चलते मेंबर नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड मतलब ऐसा इंसान जिसका दिमाग थोड़ा सा वीक है, या फिर जिसका दिमाग खराब होता है, भगवान की जो देन होती है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो कोई अनसाउंड माइंड होता है भाई, तो फिर वो माइनर नहीं बन सकता। आगे चलते हैं, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी कोई ऐसा इंसान जो फिर लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि इसको मेंबर नहीं बनाना, तो उस इंसान को मेंबर नहीं बना सकते आप लोग। ठीक है भाई, हाँ जी। तो मेंबर ये तीनों में से कोई सा भी इंसान मेंबर नहीं बन सकता। आगे चलते हैं, मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, यानी मेंबरशिप अगर आपको हासिल करनी है किसी कंपनी की, तो कैसे लोगे। तो पहला, सब्सक्राइबर टू मेंबर, जो सब्सक्राइबर होते हैं वही मेंबर होते हैं, यानी जो शेयर होल्डर होते हैं किसी भी कंपनी के, वही क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, इलॉन मस्क ने अभी ट्विटर लिया, तो ट्विटर वाले बेचना नहीं चाहते थे, मगर फिर भी उन्होंने कैसे किया, उन्होंने शेयर खरीदते गए, शेयर खरीदते, सबसे ज्यादा शेयर उनके पास आ गए तो वो मेंबर बन गए। आसान है। तो आप सब्सक्राइबर से क्या बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो। आगे चलते हैं, एग्रीमेंट इन रिटर्न, आप रिटर्न में एग्रीमेंट करवा के एक पेज पे लिखवा के आप मेंबर बन सकते हो, कि आपको शेयर लेने की जरूरत नहीं, आप रिटर्न में एग्रीमेंट करवा लो, आप बन गए मेंबर। ठीक है, हाँ जी। रिटर्न में एग्रीमेंट तीन तरीके से होते हैं, एप्लीकेशन मतलब बाय एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यानी कि आपने रिटर्न में एग्रीमेंट क्या करवाया कि मैं आपके शेयर खरीद रहा हूँ, आप अप्लाई कर रहा हूँ शेयर के लिए, मतलब आप शेयर अलॉट करते जाओ और उसके थ्रू क्या बन जाओगे आप, मेंबर। मतलब आप रिटर्न में आप उनकी शेयर लेते जाओ और आप मेंबर बन जाओगे। आसान है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर ट्रांसफर मतलब मेंबर होता ही क्या है भाई, जो शेयर होल्डर होता है उसी को मेंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप शेयर होल्डर बहुत, यानी कि आप एप्लीकेशन अलॉटेड चलते करते हो, यानी आपने अप्लाई किया शेयर के लिए और आपको शेयर अलॉट हो गए, तो आप क्या बन गए, मेंबर। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर मान लो आपके पिता हैं या फिर कोई और है जिसने आपको शेयर ट्रांसफर कर दिया, तब भी आप क्या बन गए, मेंबर बन गए। दूसरी चीज, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है भाई, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में मान लो आपके कोई दादा वादा थे या फिर किसी की डेथ हो गई है, और डेथ के बाद वो जो शेयर थे वो किसके पास आ गए, आपके पास आ गए, तो अब भी आप क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे। ठीक है, हाँ जी। चुप, बार बैठ जाओ शांति से। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तब भी आप क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे, अगर उसके शेयर आपके पास आ जाते हैं। आगे चलते हैं, who can become member, कौन कौन से ऐसे इंसान है जो मेंबर बन सकते हैं भाई, कोई भी इंसान जो शेयर होल्डर शेयर लेके बैठा है वो मेंबर बन सकता है। जैसे कंपनी एज ए मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी का क्या बन सकती है, मेंबर बन सकती है, क्योंकि उस कंपनी ने उसके कंपनी के शेयर ले लिए होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो वो भी मेंबर बन गई। अगली, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो अगर ये भी है आपके पास तो फिर आप मेंबर बन सकते हो, बस आपको शेयर लेने हैं किसी भी कंपनी के। HUF, NPO, फॉरेनर, मतलब कोई भी इंसान जो किसी कंपनी के शेयर लेके बैठा है वो क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। अच्छा, NPO मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, HUF हिंदू, यार क्यों बता रहा हूँ ये आपको पता नहीं क्या, छोटे बच्चे हो क्या। चलो फिर आगे चलते हैं, माइनर, माइनर मतलब माइनर भी बताया ना, माइनर मेंबर बन सकता है, लेकिन कब, 18 साल से छोटा हो तो मेंबर नहीं बन सकता, 18 साल से बड़ा हो जाएगा तो मेंबर बन जाएगा, तो वो माइनर नहीं हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है, 18 साल से छोटा होगा तब मेंबर बन सकता है, बस उसके साथ क्या होना चाहिए, उसका गार्जियन होना चाहिए जो कि उसके बिहाफ पे वोटिंग सब चीज करेगा। अगला, इंसॉल्वेंट, अगर कोई दिवालिया इंसान है वो मेंबर बन सकता है जब तक क्या बोलते हैं उसकी कंपनी के अंदर, मतलब जो कंपनी जिसने उसने शेयर ले रखे जिस कंपनी के, उसकी उसमें लिखा हुआ है
क्या बोलते हैं कंपनी की उसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये हमारा शेयर होल्डर है तो वो मेंबर बन सकता है इंसॉल्वेंट भी, ठीक है भाई। अगला पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस मतलब जैसे गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो गवर्नमेंट भी मेंबर बन सकती है। आगे चले, मेंबर के राइट्स क्या होते हैं और मेंबर की लायबिलिटीज क्या होती है। तो मेंबर के राइट्स क्या है, मेंबर वोट डाल सकता है, ठीक है, जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, जनरल मीटिंग प्राप्त करने का, नोटिस लेने का राइट उसके पास है, यानी जनरल मीटिंग जब भी होनी है तो उसके पास नोटिस आना चाहिए भाई हर बार कि जनरल मीटिंग हो रही है, आपको आना पड़ेगा उसमें। अच्छा, इलेक्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर को चुनने का अधिकार है, डिविडेंड और बोनस का अधिकार है, ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट में केस करने का अधिकार है, उसके बाद ऑब्टेन कॉपीज ऑफ, इनकी कॉपीज रखने का अधिकार है, किसकी, एमओए, एओए और रेजोल्यूशन जो भी ये पास करते हैं, हाँ जी, तो इन सब की कॉपीज अपने पास रखने का अधिकार है किसके पास, मेंबर्स के पास, ठीक है। अगली चीज लायबिलिटीज क्या है भाई, क्या क्या आपकी चीजें दायित्व हैं जो आपको पूरा करना पड़ेगा। पहली चीज पे कॉल्स, तो अगर कंपनी कोई कॉल्स मंगाती है तो आपको पे करनी पड़ेगी। दूसरी पार्शियली पे, अगर आपके पास कोई ऐसे शेयर हैं जो आपने पार्शियली पे करे, यानी कि जैसे होते हैं ना फुल्ली पेड अप और क्या बोलते हैं अनफुल्ली पेड अप या फिर अनपेड शेयर जो होते हैं, तो अनपेड शेयर है आपके और कंपनी को पैसे की जरूरत है, लिक्विडेशन है कंपनी के अंदर तो अब उनको पैसे की जरूरत है, तो आपको वो लायबिलिटी बनती है आपकी कि आपको वो पे करने पड़ेंगे बाकी पूरा अमाउंट। मतलब कहां तक लायबिलिटी है, जितना आपने पे नहीं किया था बस आपको उतना पे करना पड़ेगा। अगला गारंटी, अगर आपके पास लायबिलिटी है कहां तक की, गारंटी तक की, मतलब आपने कोई गारंटी दे रखी है और कंपनी माइंड अप होने जा रही है और उस गारंटी को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर आपके पास गारंटी वाले शेयर है कि अगर मान लो कुछ भी हो जाता है कंपनी को तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं पे करूंगा, तो जितनी आपकी गारंटी है आपको वहां तक पे करना पड़ेगा माइंड अप के टाइम पे। बस भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर, बस छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं बहुत बड़ा चैप्टर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चलते हैं, सच बता रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और क्या कहें, बस ठीक है। तो सच बता रहा हूं भाई, अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है, मतलब सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, तो सच बता रहा हूं भाई दिल से थैंक यू है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है और जिसने नहीं किया यार कर दो प्लीज, ठीक है। चलो कोई नहीं, आराम से बाद में कर दियो, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ जी, और सर एक चीज और, डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल दे रखा होगा विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से, अगर आप हो सके तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सेमेस्टर 1 की 4 की और जो 6 की वीडियोस हैं वो क्या बोलते हैं चालू करूंगा मैं 10 जनवरी के बाद से। तो 10 जनवरी के बाद से आपके क्या बोलते हैं फर्स्ट की 4th की और 6th सेमेस्टर की वीडियो आनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। उस चैनल पे एक दिन पहले आएंगे, मतलब इस चैनल पे एक दिन के बाद आएंगे। और अच्छा हाँ, एक छोटी सी चीज और, अगर आपने अभी तक छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्या बोलते हैं आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। लेकिन सर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में डिफरेंस लगा दूंगा एक किसका, क्या बोलते हैं मेंबर्स का और सब्सक्राइबर्स का, छोटा सा डिफरेंस है, 4 पॉइंट होंगे बस, मेंबर्स में और सब्सक्राइबर में डिफरेंस क्या होता है, तो आप वो कर लेना छोटा सा और खत्म हो जाएगा भाई, उससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं। तो बस यहाँ पे चैप्टर खत्म, आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं भाई। एक सेकंड भाई, मेरे को पता है आपके एग्जाम तो है 1 तारीख को, लेकिन भाई क्या करें टाइम बहुत कम मिल रहा है, तो इस वजह से सारी वीडियो नहीं बन पा रही है। इतनी लंबी वीडियो देख रहे हो, 40-40 मिनट की वीडियो बन रही है, तो भाई मेहनत लग रही है, एफर्ट लग रही है, तुम अप्रिशिएट भी नहीं करते, बस नीचे कमेंट में लिखे जाओगे भाई साहब क्या बोलते हैं कि टाइम पे नहीं बना पा रहे, या फिर क्या बोलते हैं वीडियो नहीं डल रही है, रोज वीडियो डाल रहा हूं। समझ लो यार, क्या बोलते हैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में 1-1 घंटा लगता है, एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में 1-1 घंटा लगता है। मतलब ये नहीं खाली शूटिंग करने में, भाई वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हमको देखना पड़ता है ना चैप्टर्स में क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले क्या बोलते हैं सालों में आए थे और इस साल में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, फिर उनको समझाने के लिए क्या क्या करना है, फिर उसको उतारना है यहाँ पे बोर्ड्स पे, फिर उसके बाद आपको समझाना है। रिकॉर्डिंग ही आपको 40 मिनट की वीडियो मिल रही होगी, लेकिन शूटिंग तो भाई पूरा 1 घंटे से 1.5 घंटे से शूटिंग कर रहा हूँ भाई, तो 1.5 घंटे से शूटिंग चल रही है, बार बार मीट होना, फिर उसके बाद बार बार लिखना ये चीजें, ठीक है। तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा भाई, मगर 3 से 4 घंटे लग चुके हैं भाई खाली एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में, जो आपके पास 40 मिनट की पहुंचेगी 3-4 घंटे में शूट हुई है। तो सर समझ सकते हो कितना टाइम लग रहा है, और 2-2 वीडियो बनाना एक दिन में बहुत हो जाता है भाई मेरे लिए, मैं मान लो पूरा दिन उसी में लगा हुआ है मेरा, तो इस वजह से थोड़ा समझो यार, सारी वीडियो नहीं डल सकती, कोशिश कर रहा हूँ जितनी डल सकती है उतनी डाल दूंगा। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।